श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं वंशिता शर्मा हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हर सप्ताह की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जिन्हें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये रचनाएं दिव्य हिमाचल टीवी में रोजाना प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं। सभी दर्शकों की मांग के अनुसार ही इन रचनाओं को एक एपिसोड में संजोकर एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे एक नया भाग जिसका नाम है म्हारे घर पधारे। इसमें आपको एक बहुत खास मेहमान से भी मिलवाएंगे और कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में आपको एक किताब के बारे में बताएंगे। तो आइए कार्यक्रम को मुख्य भाग की ओर लिए चलते हैं। बशीर मेहताब साहब जम्मू कश्मीर के बड़े युवा कवि हैं, लिखते अच्छा हैं। देखिएगा जरा, कोशिश करते हैं हम लोग। जब से मेरे रकीब का रास्ता बदल गया, जब से मेरे रकीब का रास्ता बदल गया, तब से मेरे नसीब का नक्शा बदल गया, तब से मेरे नसीब का नक्शा बदल गया। शीरीन था कितना आपका अंदाज़े गुफ्तगू, शीरीन था कितना आपका अंदाज़े गुफ्तगू। दो चार सिक्के आते ही लहजा बदल गया, दो चार सिक्के आते ही लहजा बदल गया। किसकी ज़बान से मुझे देखो खबर मुझे, किसकी ज़बान से मुझे देखो खबर मुझे। कैसे मेरे हरीफ का चेहरा बदल गया। उनके बदलने का मुझे अफसोस कुछ नहीं, उनके बदलने का मुझे अफसोस कुछ नहीं। अफसोस ये है कि अपना ही साया बदल गया। जब से बड़ों की घर से हुकूमत चली गई, जब से बड़ों की घर से हुकूमत चली गई, जन्नत नुमा मकान का नक्शा बदल गया। राहों की खाक छानता फिरता हूँ मैं आज तक, राहों की खाक छानता फिरता हूँ आज तक। रहबर बदल गया कभी रास्ता बदल गया, रहबर बदल गया कभी रास्ता बदल गया। कहता है उसके जाने से कुछ भी नहीं हुआ, कहता है उसके जाने से कुछ भी नहीं हुआ। मेहताब जबकि दिल का वो ढांचा बदल गया, मेहताब जबकि दिल का वो ढांचा बदल गया। शीर्षक है अग्निहोत्री जी इरादे। और इरादे क्या है कि काश कभी अंतर मन का अंधेरा भी मिटता, दिलो दिमाग पर छाया घना कोहरा भी छंटता। अविश्वासी घटनाओं से भरा है पूरा आसमान, कभी धरा और कभी आफताब का मिलन भी दिखता। कोई गुनाह नहीं रोशनी की चाह करना, बुरे वक्त में अच्छे दिनों की चाहत रखना। उजड़े चमन सपनों का घरौंदा बनाना, मुरझाए चेहरों पे मुस्कुराहट लाना। जज्बाती आंसू जो दफन अरसे से सीने में, बरसेंगे उमड़ घुमड़ कभी भी तेरे आंचल में। बदहाली की जद से जरा बाहर तो निकलो, हालातों को बदल कभी नई राह तो पकड़ो। नई राह पकड़ने की बात हो रही है। डॉक्टर शंकर वशिष्ठ की एक कविता है अग्निहोत्री जी सोलन से। जी। हाँ, अब अफवाहों का जोर है। क्या लिखते हैं हिमांशु मिश्रा साहब? पहले खबर फेसबुक में दिखती है। देखिए राजेश, आप चर्चा कर रहे थे। पहले खबर फेसबुक में दिखती है, फिर अखबार बाजार में बिकती है। क्या बात? सोशल मीडिया की यही अब तहजीब है। हर अखबार का अपना टीवी, एक नई तरकीब है। क्या बात? शहर शहर में फैला यह कैसा शोर है। हाँ, अब अफवाहों का जोर है। क्या बात? सच्ची झूठी खट्टी मीठी कड़वी बातों को तोड़ मरोड़ कर रोज परोसा जाता है। झूठे महल रचते रचाते, सजते सजाते, बनते बनाते, सोशल मीडिया के जादूगर नित नया शोर मचाते हैं। अब तो चरित्र हनन का दौर है। हाँ, अफवाहों का जोर है। क्या बात? आगे कहते हैं, खबर छापते अखबार सत्ता तक हिलाते थे। देखिए पुराने टाइम की बात हो रही है। खबर छापते अखबार सत्ता तक हिलाते थे, गरीब बेसहारा को न्याय हक दिलाते थे। मानहानि के दुस्साहस पर कानूनी नोटिस पाते थे। अस्तित्व की जंग लड़ते अखबार अब और है। हाँ, अब अफवाहों का जोर है। क्या बात? फेस टू फेस कभी मिलना नहीं, फेस टू फेस कभी मिलना नहीं, मिलकर पहचानना नहीं, मात्र फेसबुक में हेलो हाय जरूर है। इंस्टा ट्विटर का दौर है। हाँ, अफवाहों का जोर है। क्या बात? आगे देखिए, ट्विटर की शब्द सीमा में विचार, ट्विटर की शब्द सीमा में विचार अब बंध नहीं सकता। इंस्टा में पहुंच सौंदर्य अब छिप नहीं सकता। क्या बात? व्हाट्सएप की पहुंच से षड्यंत्र अब टिक नहीं सकता। सोशल मीडिया के हाथों हार जीत की डोर है, सोशल मीडिया के हाथों हार जीत की डोर है। हाँ, अब अफवाहों का जोर है। देखिए, अखबारों से ही आशा है, अखबारों से ही आशा है, समाचारों पर विश्वास। बिना तहकीकात पगड़ी उछाले फेसबुक से कैसी आस। क्या बात? सोशल मीडिया में हर नेता मोर है। हाँ, अब अफवाहों का जोर है। कि परेशान रात है सारी सितारों, तुम तो सो जाओ। सुकूते मर्ग तारी है सितारों, तुम तो सो जाओ। हंसो और हंसते हंसते डूबते जाओ, हंसो और हंसते हंसते डूबते जाओ खलाओं में।
हमी पे रात भारी है सितारों, तुम तो सो जाओ। हमें तो नाज है कि शब पौ फटे तक जागना होगा, पूरी रात जागना होगा। हमें तो नाज है, हमें तो आज की शब को पौ फटे तक जागना होगा। यही किस्मत हमारी है सितारों, तुम तो सो जाओ। तुम्हें क्या आज भी कोई अगर मिलने नहीं आया, तुम्हें क्या आज भी अगर कोई मिलने नहीं आया, ये बाजी हमने हारी है सितारों, तुम तो सो जाओ। और कहे जाते हो रो रो कर हमारा हाल दुनिया से, कहे जाते हो रो रो कर हमारा हाल दुनिया से, ये कैसी राजदारी है सितारों, तुम तो सो जाओ। तो ये कतील शिफाई साहब थे जीवन जी। तो अब वक्त है आज के कार्यक्रम के नए और खास भाग का, जिसमें आप मिलेंगे हमारे विशेष मेहमान से। अब आप भी देखिए कौन है वो खास मेहमान जो हमारे घर पधारे। खुदा के जिक्र में मशगूल हैं जो मस्त पहाड़, खुदा के जिक्र में मशगूल हैं जो मस्त पहाड़, समझ गए हैं यकीनन, समझ गए हैं यकीनन अदाए वक्त पहाड़। पहाड़ बोले तो हिमाचल प्रदेश, एक ऐसी धरती देवभूमि जहां पर देश विदेश के लोग चंद लम्हे सुकून के गुजारने के लिए आते हैं, चंद दिनों के लिए, चंद लम्हे समेटने के लिए यादों के, जो उम्र भर या सालों उनके साथ चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे हिमाचल पर इतने फिदा होते हैं कि यहीं के हो जाना चाहते हैं, चाहे पीछे वो भरी पूरी दुनिया, उनकी सजी सजाए दुनिया और बड़े आप ये कहें कि खलूस की दुनिया छोड़कर यहाँ आना चाहते हैं। एक शख्सियत से आज इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका परिचय करवाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं हूँ आपका होस्ट अनिल अग्निहोत्री, मेरे साथ हैं आज चंद्रकांता, जिनको लोग सी के नाम से जानते हैं। जानते कैसे हैं? क्योंकि आप इनको अक्सर टीवी पे देखते होंगे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। चंद्रकांता के बारे में आपको मैं बता, चंद्रकांता आपका कार्यक्रम में पहले बहुत बहुत स्वागत है दिव्य हिमाचल टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। जी, बड़े दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि आपको बुलाएं, लेकिन आप भी बिजी थे, कुछ थोड़ा कोरोना का वक्त था तो थोड़ा सा समय लग गया। हम काफ़ी इन टच थे आपको, अपने दर्शकों को चंद्रकांता से मिलाने के लिए। चंद्रकांता के बारे में ये बता दूं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है, दिल्ली की ही रहने वाली हैं। MA किया है इन्होंने और MA किसमें किया है इन्होंने? एक तो इन्होंने किया रूरल डेवलपमेंट में, सोशोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज में। अगर मैं इसमें कुछ गलत बोलूँगा तो चंद्रकांता आपको क्लियर कर देंगे। देखिए कि चंद्रकांता मैरिड हैं अपने पति के साथ, इनके पति दीपक दिवाकर साहब, ये दिल्ली में सेटल थे पहले। इनका परिवार दोनों ही, इनके पति का परिवार भी और चंद्रकांता का परिवार भी। चंद्रकांता वहीं आप दिल्ली में सेटल थे आप लोग। फिर आप लोगों ने हिमाचल में रहने का चुना और आप पालमपुर में बस गए। अब आप जरा हमारे दर्शकों को एक बार बताइए कि हिमाचल ही क्यों, और सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली से क्यों निकलना चाहते थे आप? जी, पहले तो मैं दिव्य हिमाचल और अनिल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और एक बहुत ही संक्षिप्त जिस तरह से अनिल साहब ने मेरा परिचय दिया तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा। संक्षिप्त ही दे सकते थे, आपका बहुत लंबा चौड़ा परिचय है, हम बातों में आगे और निकलेगा। जी, तो दरअसल हुआ यूं कि शादी के बाद जो हमारे मियाँ साहब हैं और हमारी सोच कम से कम एक बात पर ज़रूर मिलती थी कि हमें जो आगे का जीवन जो बिताना है तो वो कहीं पहाड़ों में या गाँव में, किसी पहाड़ तो ज़रूरी नहीं थे लेकिन किसी गाँव में जहाँ जीवन थोड़ा सा ठहरा हुआ हो। क्योंकि मूल रूप से जो हम दोनों की ही प्रवृत्ति ऐसी थी कि जो दिल्ली का जैसे मॉल कल्चर है, हालांकि दिल्ली बिल्कुल बहुत पसंद है क्योंकि पैदाइश वहाँ की है, बचपन बीता है, पढ़ाई आपकी। बिल्कुल जी, और दोनों ही परिवारों की। तो बहुत मुश्किल था ये निर्णय ले पाना अनिल जी कि दिल्ली से बाहर, मतलब पहले तो सोच भी नहीं सकते थे। सबसे पहली बात तो क्योंकि सुविधाओं की आती है, बहुत ज्यादा सही है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमारी शादी 2012 में हुई और 2 साल बीत गए तो हमें लगा कि जीवन में शायद हम लोगों को किसी ठहराव की जरूरत है। सबसे पहले हम ठहराव के लिए गए नैनीताल और उत्तराखंड गए। वहाँ लेकिन वो इतना कमर्शलाइजेशन हो चुका है नैनीताल का कि जिस जो तत्व है, जो एसेंस है उसकी, जिसकी चाह में हम लोग घर से निकले थे वो हमें नहीं मिला। हमने कुछ दिन वहाँ बिताए। आपको भी नहीं दिल्ली जैसा लगा नैनीताल भी? ये आप लगभग कह सकते हैं पहाड़ों वाली दिल्ली नैनीताल को आप कह सकते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोगों ने रिसर्च वर्क किया, दीपक ने रिसर्च वर्क किया और जी, तो पालमपुर नाम से एक
जगह हमें दिखाता था हमेशा, यानी पालमपुर, मुझे उसी दौरान पढ़ने के दौरान मालूम हुआ कि पानी का पुर, यानी पानी की जहाँ बहुत बहुलता है। और जो हमारे जेहन में एक बात थी कि बहुत खाली जगह है, कम लोग वहाँ रहते हैं, और हम घूमने आए पालमपुर, देखने के लिए आए। और आप यकीन जानिए अनिल साहब, जिस दिन मैं पालमपुर में एंट्री की, यहाँ आए और यहाँ से जाने का मन ही नहीं हुआ। अरे क्या बात है। एकदम कहते हैं ना कि आपको जिस चीज की तलाश थी, जिस सुकून की तलाश थी, वो मिल गया। तो बस कुछ ऐसा ही पालमपुर के साथ हुआ। इसके बाद हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं हुई, और अब हम उम्मीद तो यही रखते हैं कि हमेशा के लिए, क्योंकि हमेशा के लिए चंद्रकांता या कहीं सी के कुछ ऐसा लगता है जी फिल्मों की तरह कहानी है ना जी, फिल्मों में कुछ ऐसा होता है। अच्छा, आपको अब पहले ये बताइए कि अब पालमपुर से आप सेटिस्फाइड है, कैसे लगे आपको पालमपुर के लोग और हिमाचल? बहुत अच्छा है पालमपुर भी और हिमाचल भी। और हालांकि 4-4.5 साल हमें यहाँ हो गए हैं रहते हुए, और एक जो खास बात मैंने नोटिस की है कि बहुत तेजी से जनसंख्या तो यहाँ बढ़ ही रही है, वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक डर लगता है कि कहीं जिस तरह से दिल्ली का प्रदूषण आज हम देख रहे हैं बड़े शहरों का, कि कहीं ये इतनी खूबसूरत जगह भी उसी काल में न समाने लगे, या ऐसी भीड़ भाड़ यहाँ भी ना हो जाए, वो सुकून ना खो जाए कहीं, ये डर जरूर लगता है। लेकिन अभी तक बहुत अच्छे लोग मिले हैं और बहुत अच्छा 4-4.5 साल। धन्यवाद। देखिए, हमारे सब दर्शक खुश होंगे इस बात को। हम आपको बता दें कि चंद्रकांता बेसिकली एक फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर किस तरह की हैं, इनकी पढ़ाई, आप जो इन्होंने पढ़ाई की, इनका मतलब इंटरेस्ट, जो इनके पास डिग्रीज थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ये चाहती तो कोई अच्छी सी नौकरी कर सकती थी, लेकिन इनका एक शौक है, पैशन है, और पालमपुर में आके भी उस शौक को वो भूली नहीं है। ये लगता है कि वो यहाँ आके बढ़ गया है। हम इनको, ये फ्रीलांसर कैसी हैं, ये जो व्यक्तित्व होते हैं अलग अलग समाज में, उनको चाहे ज़्यादातर तो अभी तक लेखकों की बात है, हम बात करेंगे अभी चंद्रकांता से, या कोई और भी पर्सनैलिटीज़ हैं आसपास की या देश दुनिया की, उनके इंटरव्यूज़ करने का शौक है चंद्रकांता को। उनकी पर्सनैलिटी का वो रंग जो किसी ने नहीं देखा हो, उसको ये बाहर लाती हैं। कैसे लाती हैं? टीवी के माध्यम से। अपने फेसबुक पेज पे चंद्रकांता नाम से इनका पेज है, और वहाँ पे इनका प्रोग्राम आता है ऐसी शख्सियतों का। मैं आपको नाम भी बताता हूँ, नमस्ते भारत विद चंद्रकांता नाम है उस प्रोग्राम का। तो चंद्रकांता स्वयं ऐसा करती हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चंद्रकांता, जब आप यहाँ आ गए पालमपुर में, तो आप चलिए, एक तो आपका पैशन हो गया, शौक हो गया, बाकी आपके इनकम का सोर्स क्या है, क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे? जी देखिए, मूल रूप से मैं आपको बताऊँ, 2012 में जब मेरी शादी हुई, तो मैंने आधिकारिक रूप से मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन जो पति साहब जो काम करते थे वो इंजीनियर थे, और जोधपुर में उनका जॉब था, और उन्होंने टिस भी क्लियर किया था। लेकिन चूंकि हमें कहीं जाकर गांव में बसना था, तो इस तरह का कोई रोजगार चाहिए था जो हम ऑनलाइन कर सकें, या दिल्ली की जरूरत जिसमें ना हो। तो बाय मतलब आप कह सकते हैं, हमने फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म यानी पर्यटन के क्षेत्र का चुनाव किया, जो आप घर से भी कर सकते हैं, या जहाँ क्षेत्र का उतना महत्व नहीं है कि आप कहीं भी बैठ कर। जी, अच्छा, टूरिज्म ठीक चला हुआ है काम आपका? लगभग ठीक है। कोरोना में अभी सेटल कर रहे हैं। जी, कोरोना भी आ गया, जैसे आपने इसमें इस काम में आए हैं। अच्छा चंद्रकांता, अब हम उस फील्ड की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड। देखिए, ये बता दें हम आपको कि चंद्रकांता लेखक भी हैं। इनकी 2 किताबें छप चुकी हैं, उनमें से एक तो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में छपी है। चंद्रकांता, कौन सी किताबें लिखी हैं आपने? जी, आई एक्चुअली थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगी। आई ऑब्जेक्ट नाम से 2 साल पहले 2020 पुस्तक मेले में किताब आई थी नई दिल्ली में, और द्विभाषी कविता संग्रह है। उसमें बहुत सारी कविताएं हैं। 10 साल के दौरान जो भी कविताएं मैंने लिखी, उसका अनुवाद मेरे पति साहब ने ही किया था। अंग्रेजी घर में अनुवादक हो तो फिर अच्छा रहता है लेखक के लिए। और अभी आने वाले पुस्तक मेले में मेरा एक उपन्यास है समलैंगिकता पर, ग्रीक लव नाम से, और एक कहानी संग्रह है। 2 अलग-अलग प्रकाशकों के माध्यम से आप सब अभी ये जो आगे आने वाला है, जो बुक फेयर हो रहा है, नेशनल बुक फेयर जो हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है जिस पर, जी दिल्ली में, हाँ जी, जनवरी में, हाँ जी, विश्व पुस्तक मेला में। अच्छा चंद्रकांता, जो आप ये बताते, जो हमने भी देखा है आपके पेज, हमारे बहुत से दर्शकों ने भी देखा होगा आपका पेज चंद्रकांत, जिसमें नमस्ते भारत विद चंद्रकांता फेसबुक पेज पे, ये कैसे शौक पैदा हुआ आपको? आपकी पढ़ाई तो कुछ और थी ना जी, आप चाहते तो जैसे आप जॉब कर, आपके पति इंजीनियर थे, है ना। एक तो बात, ये तो बैंड हम समझ गए कि देखिए आप भीड़ भाड़ से निकलना चाहते हैं, दोनों पहाड़ों की तरफ आए, गाँव या ऐसी जगह जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो, तो ये तो समझ गए कि आपकी पर्सनैलिटी में आपकी सोच कुछ और है, आप कुछ और ढूंढ रही हैं ज़िंदगी में। तो ये कैसे लगा आपको कि आपने ये करना है, ये इंटरव्यूज़ करने हैं, ये बुक रिव्यूज़ आपने अखबारों में भी बहुत लिखा है,
ज़्यादातर उसमें बुक रिव्यूज़ हैं शायद, है ना जी। तो ये कैसे लगा आपको कि आपने इस फील्ड में आना है, ये काम करना है आपको? जी अनिल जी, बहुत ही वाजिब सा आपने ये सवाल किया और मुझे लगता है दर्शक भी जानना चाहते होंगे। दरअसल साहित्य में मेरा रुझान था, पढ़ने की तरफ बहुत अधिक नहीं, लेकिन साहित्य के बारे में जानना कि लोग क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। और जहाँ तक साक्षात पुस्तक समीक्षा की बात है, ये मेरा अपना चयन था, लेकिन जब साक्षात्कार या इंटरव्यू की जो बात है, तो फिर से जो दीपक जी हैं मेरे पति, उनकी ये प्रेरणा बहुत बड़ी रही। उन्होंने कहीं से शायद मेरे अंदर ये तत्व खोजा कि मैं इंटरव्यू अच्छा कर सकती हूँ या ले सकती हूँ, तो उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया इंटरव्यू लेने के लिए। और सबसे पहले मैंने मैटिनी बॉक्स नाम से एक मीडिया संस्था है, उसके लिए कुछ फिल्मी इंटरव्यू किए। आपने दिल्ली में ऑनलाइन किए? ऑनलाइन किए, जहाँ भी हूँ आप जब ऑनलाइन किए। फिर मैं 1 साल हिमाचल अकादमी के साथ जुड़कर काम किया। डॉक्टर करम सिंह जी का बहुत सहयोग रहा उसमें। और अभी इस अप्रैल से मैंने नमस्ते भारत नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। और आप यकीन जानिए, जब फोन पर लोग नमस्ते भारत कहते हैं हेलो की जगह, तो दिल इतना एकदम बाग बाग हो जाता है। और काफी सफल कार्यक्रम ये चल रहा है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने अभी तक जो पर्सनैलिटीज के इंटरव्यूज़ किए या उनकी बुक्स देखी, जैसे आपने ज़्यादातर अभी बुक्स पे काम किया, लेखकों पे काम किया हम ये कहेंगे, तो आपने क्या देखा? हिमाचल में कुछ अलग है या वैसा ही है जैसे लेखक या व्यक्तित्व बाहर होते हैं, या आपने कुछ एक अलग देखा, पहाड़ की जिसमें महक हो या पहाड़ का जिसमें एक रंग हो, खुशबू हो, कुछ ऐसा नज़र आया आपको अलग से पर्सनैलिटी? जी बिल्कुल। दरअसल आप इसे संयोग भी कह सकते हैं कि पिछले दिनों जितने भी मैंने साक्षात्कार किए, तो मूल रूप से वो हिमाचल और यहाँ के व्यक्तित्वों पर ही केंद्रित थे। हिमाचल से बाहर के काफी कम लोगों से बातचीत की। 2 बातें अनिल साहब मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि पहली, जब हम हिमाचल या बाहर के लेखकों की बात करते हैं या उनसे साक्षात्कार करते हैं, संवाद करते हैं, एक जो मोटी चीज मुझे समझ में आती है, इसे कमी के तौर पर ना देखा जाए, लेकिन थोड़ा सा स्पान जो है वो थोड़ा अभी कम है हिमाचल के लेखकों का। या तो वो खुलकर बात नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप लेखक हैं और संभावनाएं नहीं हैं। कहीं के भी लेखक में उतनी ही संभावनाएं होती हैं, इसमें प्रदेश का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन या तो उन्हें उतना स्पेस नहीं दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर कि वो उतना सामने नहीं आए हैं। और दूसरा, जहाँ तक विमर्श का प्रश्न है, मैं देखती हूँ कि हिमाचल के बाहर के जो साहित्यकार हैं, शायद उन्हें मीडिया का इतना स्कोप उनके पास रहता है कि उनका जो विमर्श वाला ये पहलू है खासकर उभर के आता है। और हिमाचल के जो साहित्यकार हैं अभी उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं कि खुद को उस तरह अभिव्यक्त कर सके राष्ट्रीय स्तर की जो मुद्दों की। अगर हम आपका कहने का अर्थ ये है कि बिल्कुल उनकी सोच बड़ी है, कलम बहुत बड़ी है, लेकिन उनको वो एक्सपोजर नेशनल लेवल पे नहीं मिला। देखिए, मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को भी और चंद्रकांत आपको भी बता देना चाहता हूँ, हमारा दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप जो है, हम अपने न्यूज़पेपर के इस टीवी के माध्यम से तो हम करते हैं, हमारा जो दैनिक समाचार पत्र है उसमें हर हफ्ते हम प्रतिबिंब नाम से एक पेश आते हैं, वो लेखकों के ही हवाले है, उसमें हमें बहुत तारीफ भी मिलती है। हम और नए काम इसमें करने जा रहे हैं आगे के लिए। लेकिन चंद्रकांता, एक और, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है, आप मुझे ये बताइए कि देखिए लेखक उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा कि उसका पाठक होता है। पाठक क्या चाहता है वही लेखक प्रस्तुत करता है। डिमांड एंड सप्लाई शायद यहाँ भी साहित्य में भी अप्लाई होता है। आपने थोड़ा कोई रिसर्च हिमाचल के पाठक पर भी की या दर्शकों पर कहें? जी, हिमाचल के पाठकों से पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि जो साक्षात्कार का जो क्रम शुरू हुआ 2 साल पहले, तो सबसे बड़े पाठक को तो मैंने अपने भीतर ही जाना था, क्योंकि जैसे आप जानते हैं मेरा जो फील्ड रहा है कहीं से भी साहित्य से जुड़ा हुआ नहीं रहा है, आपने इसका मेंशन भी किया, तो मैंने खुद सबसे पहले पाठक होना सीखा। क्या बात है, ये आपकी सफलता का राज है वैसे। जी, पाठकों का जो दायित्व है वो लेखकों से भी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि लेखक किसके लिए लिख रहा है, हमें उसे पढ़ना है और हमें अपने अपने पैरामीटर्स पर उस रचना को सफल या असफल घोषित करना है, दिखाना है, हाँ, ताकि लेखक को पता लगे कि पाठक चाहता क्या है। जैसे हम टीवी पे बोलते हैं हमेशा कि हमें बताइए, फीडबैक दीजिए कि आप चाहते क्या। लेकिन चंद्रकांता सीके, ये आपको लगता है कि सोशल मीडिया के टाइम पे लोग मोबाइल तक ही सिमट कर रह गए, किताबों की तरफ कम जा रहे हैं, और क्या यही वजह है कि आपको भी टीवी की तरफ आना पड़ा अपनी रीच बढ़ाने के लिए? देखिए, अगर पर्टिकुलर में कोरोना काल की बात कहूँ तो हाँ ऐसा है, और उसके अलावा ऐसा नहीं है। एक समय होता है, तकनीक बदलती है, तो हमारे रहने सहने का ढंग से लेकर चाहे साक्षात्कार हो या घर में रहना सहना हो, सभी पे उसका असर होता है। और मुझे लगता है कि हमें इस बात को सिर्फ इतने ही
दायरे में देखना चाहिए। इसको बहुत बड़ा अभी इसको मान नहीं लेना चाहिए, हार्ड एंड फास्ट इस पे कोई हमने कोई है ना, एक को थ्योरी या हाइपोथेसिस लेके नहीं चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, समय है सर, कभी प्रिंट किताबों का था, आज ऑनलाइन किताबों का है, लेकिन ना तो प्रिंट का महत्व कम हुआ है और ना ऑनलाइन किताबें ऐसी हो गई हैं। आप देखें, हम आज भी प्रिंट अखबार दिव्य हिमाचल सुबह सुबह घर आता है और बहुत उतने ही चाव से पढ़ते हैं, वो तो सुकून है वो प्रिंट खबरों में। जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन जो फील कागज को फील, वो नोटबंदी हुई थी ना जी, बोलते हैं नोट हाथ में नहीं हो, अभी भी वो बोलते हैं कि है ना आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए, जब तक नोट हाथ में नहीं आते हैं तब तक उतनी फीलिंग नहीं आती है। चंद्रकांता, हम आगे दर्शकों को बता दें कि चंद्रकांता दिव्य हिमाचल टीवी के साथ या दिव्य हिमाचल समाचार पत्र के साथ, दिव्य हिमाचल समूह के साथ भी जुड़ी रहेंगी किसी न किसी रूप में, तो हमें इनसे बात मुलाकात करने का या इनके लेख सारी चीज़ें देखने का मौका मिलता रहेगा। चंद्रकांता, थोड़ा सा परिवार की बात करते हैं। वैसे ये कहा गया है कि हर सफल आदमी के पीछे, पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर आपके केस में कहीं उल्टा नहीं लग रहा है कि दीपक चंद्रकांता के लिए, चंद्रकांता की सफलता में दीपक का हाथ है? जी, काफ़ी हद तक है, और मैं कहूँ तो सबसे पहले मेरे पिताजी का है, क्योंकि लेखन मैंने उन्हीं से सीखा। आप यकीन नहीं जानेंगे अनिल साहब कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरे पिताजी, वो जो बस का टिकट होता है, सरकारी अधिकारी रहे हैं, उसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ कविताएं या कुछ नोट्स लिख के छोड़ दिया करते थे। इसके दो फायदे हुए, मैं आप दर्शकों को भी ये स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी। एक तो हमें जो अखबार या कागज जो कि पेड़ों को काटने से बनता है, तो उसका जो मितव्ययी व्यवहार है वो मैंने उनसे करना सीखा कि पेपर खराब नहीं करना है। जितना पेज आप कम यूज करेंगे पेड़ उतने कम कटेंगे, क्योंकि पल्प तो वहीं से आती है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि लिखने की एक आदत डल गई और अच्छा लगा। और आजकल के बच्चों को आपसे सीखना चाहिए, क्योंकि बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं आज के दौर में, और जब एग्जाम में बैठते हैं तो फिर वो अपने आप को मतलब वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सही बात है। आप ये जो हमारे युवा दर्शक आपको देख रहे होंगे या थोड़े उससे भी कम उम्र के देख रहे होंगे, वो सीखा जरूर कि देखिए चंद्रकांता ने सीखे ने क्या कहा। जी चंद्रकांता, दूसरा पति साहब का योगदान तो है ही, जैसा मैंने बताया कि आप लोगों को कि वो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा होता है, जैसे आज मैं घर में खाना भी बनाते हैं नहीं वो आपकी ड्यूटी सहयोग कर देते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं हम बना देते हैं, लेकिन अच्छा जी सही बात है। अच्छा चंद्रकांता, लास्ट में मैं एक और चीज़ पूछूं, हिमाचल में चलिए हमने साहित्य की बात कर ली या यहाँ के माहौल की बात कर ली, आप कुछ संगीत की भी, देखिए संगीत भी तो पहाड़ की याद में, कुछ पहाड़ी में सुनते भी हैं आप अभी? बहुत थोड़ा बहुत सुना है, वो एक पिछले दिनों तो खूब सुना वो गाना जो बहुत फेमस है, माए नी मेरी एक। हाँ वो तो देखिए जी, अब हाँ वो तो इंटरनेशनली हो गया है ना जी, है ना जी, वो गाना तो अब कई देखिए हमारे नेशनल या इंटरनेशनल प्रोग्राम्स तक में गाया जा रहा है, कहीं ना कहीं गुनगुनाया जा रहा है। और मैंने तो कई जगह ऐसा भी पढ़ा है कि कुछ किताबों में भी कहीं एक कैरेक्टर बताया गया है कि वो पहाड़ में रहा है कुछ टाइम पे, तो कहीं जाके वो हिमाचली गाना सुना रहा है किसी स्टेज पे कहानी में, और वो गाना भी लिखा गया है। और अक्सर जैसे कि आप देखते हैं हिमाचल में शादियां जो मुझे लगता है 5 दिन तक चलती हैं, 3-4 दिन तो चलती हैं, पहले चलती थी, पहले तो हफ्ता भी चलती थी, सुबह से रात तक वो जो कभी शहनाई बज रही है, कभी गीत, अपनापन है उसमें, बिल्कुल, तो बहुत स्वाभाविक है कि बहुत सुनते हैं और खूब बहुत अच्छा भी लगता है। चलिए, अब आप हिमाचल के ही हो गए हैं और ऐसा आपने अहद भी कर लिया कि आप हिमाचल में, तो फिर तो आप काफ़ी कुछ सुनते भी जाएंगे, सीखते। हम दर्शकों से जब भी आपको रूबरू करवाएंगे तो कुछ ना कुछ नया आपने क्या सोचा, क्या आपने प्रस्तुत किया, किस तरह से आपने महसूस किया, क्या लिखा, और इसके अलावा भी आपने और क्या देखने की चाहत है, लिखने या करने की है, उस पर हम दर्शकों को आपके बीच बीच में मिलवाते रहेंगे। आप चंद्रकांता हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने आपका टाइम बहुत बिजी था, हम तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ये चंद्रकांता जी से हमारी मुलाकात थी। आज पहली बार ये दिव्य हिमाचल टीवी पर आई है, लेकिन बीच बीच में आते रहेंगे और जो भी इनके काम होंगे वो आप देखते रहेंगे हमारे साथ मिलकर। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद दिव्य हिमाचल। अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगी अपनी सहयोगी पल्लवी से। पल्लवी आपको एक किताब के बारे में बताएंगी। धन्यवाद वंशिता। आज बात करेंगे एक नज्म संग्रह की। किताब का नाम है ख्वाबों के पेड़ तले। जितना सुंदर ये नाम है उतना ही सुंदर है ये संग्रह। लेखक हैं जाहिद अब्रोल। जाहिद अब्रोल हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के रहने वाले हैं। पुस्तक में 7 अध्याय हैं और उनमें 105 खिलखिलाती नज़में, जिन्हें पढ़कर उदास मन भी आनंदित हो जाए। लेखक ने अपनी भावनाओं, अनुभवों के मोती इन सभी नज़मों में पिरोए हैं। लेखक ने बिना किसी तकल्लुफ के अपने दिल की बात बड़े ही सादे शब्दों में बयां की है। ख्वाबों के पेड़ तले का प्रकाशन हुआ है अयन प्रकाशन नई दिल्ली में और किताब का मूल्य है मात्र 450 रुपए। तो आप भी इस दिल को तसल्ली देने वाले नज्म संग्रह को अवश्य पढ़ें।
आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। तो ये थी आपके साथ पल्लवी। उम्मीद है आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आप भी लिखते हैं और आप अपनी कविताओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो दिव्य हिमाचल टीवी के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप कभी भी अपनी अनमोल कृतियां हमें भेज सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाया जाएगा, उस नंबर पर आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। चयनित होने पर आपकी रचनाएं पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम में प्रसारित की जाएंगी। अब हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।